हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। डीएनडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो पहला है, इंडिया एआई मिशन के तहत सरकार से जुड़ रहे एडब्ल्यूएस। ठीक है। तो एडब्ल्यूएस का मतलब यहाँ पर अर्थ है अमेजन वेब सर्विसेज। इन्होंने कहा है कि इंडियन गवर्नमेंट जो चला रही है एआई मिशन, उससे हम जुड़ना चाहते हैं। तो 10,372 करोड़ रुपए के इंडिया एआई मिशन के तहत केंद्र सरकार हाई एंड ग्राफिक प्रोसेसर इकाई की खरीद कर रही है और इस एआई समाधान के विकास में लगे भारतीय स्टार्टअप कंपनियों को यह उपलब्ध कराई जाएगी। तो सरकार क्या कर रही है कि हाई एंड ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट खरीदेगी और जो भी स्टार्टअप कंपनियां एआई समाधान में लगी हुई है उन्हें यह उपलब्ध कराएगी, जिसके लिए कंप्यूटेशन संबंधी बड़ी शक्तियों की आवश्यकता है। ठीक है। तो इसी पहल को देखते हुए वैश्विक हाइपर स्केलर अमेजन वेब सर्विसेज इंडिया एआई मिशन के तहत केंद्र सरकार के साथ सक्रिय रूप से काम करने का लक्ष्य निर्धारित कर रही है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इनका मुख्य उद्देश्य है देश के कंप्यूटिंग बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। अमेजन इंडिया ने यह भी कहा कि वह 2030 तक देश में 15 अरब डॉलर का निवेश करेगी। ठीक है। अभी जो है 2016 से 2022 के बीच में इन्होंने लगभग 3.7 अरब डॉलर का निवेश कर चुकी है। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। तो देखिए, मेक इन इंडिया पहल के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो देश में निर्माण को बढ़ावा देने एवं संवर्धन के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की थी। ठीक है। और उसके एक दशक पूरे हो गए हैं। इसका उद्देश्य क्या है कि भारत को महत्वपूर्ण निवेश एवं निर्माण, संरचना तथा अभिनव प्रयोगों के वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करना था। मेक इन इंडिया मुख्यतः निर्माण क्षेत्र पर केंद्रित है, लेकिन इसका उद्देश्य देश में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप को इंक्रीज करना था। इसका दृष्टिकोण क्या है कि निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाना है, आधुनिक और कुशल बुनियादी संरचना, विदेशी निवेश के लिए नए क्षेत्रों को खोलना और सरकार एवं उद्यम के बीच में एक साझेदारी का निर्माण करना है। और सरकार अब मान रही है कि इस समय हर साल लगभग इस क्षेत्र में 70 से 80 अरब एफडीआई आ रहा है, लेकिन कुछ वर्षों बाद में हर वर्ष लगभग 100 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त होने लगेगा। तो देखिए, सीतारमन एआईआईबी मतलब एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में बोल रही थी। तो उन्होंने कहा है कि कम आय वाले देशों को वित्तीय संसाधन मुहैया कराने में मदद करे एआईआईबी। तो एआईआईबी है क्या? तो यह बहुपक्षीय विकास बैंक के रूप में बीजिंग में स्थित है। एशिया में सतत बुनियादी ढांचे के विकास तथा बुनियादी ढांचे और अन्य उत्पादक क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने पर यह केंद्रित है। इसका उद्देश्य सतत आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना, धन का सृजन करना और बुनियादी ढांचे के संपर्क में सुधार करना है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन समरकंद में बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की 9वीं वार्षिक बैठक से पहले एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के अध्यक्ष जिन लिकुन, तो एआईआईबी के अध्यक्ष कौन है? जिन लिकुन के साथ बैठक में उनसे बात कर रही थी और उन्होंने यहाँ पर यह कहा कि एआईआईबी को ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और सदस्य देशों को, खासकर कम आय वाले देशों को प्रौद्योगिकी की मदद से वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना चाहिए। देखिए, एआईआईबी में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? तो 8.4 अरब डॉलर है। ठीक। इससे प्राप्त शेयर कितने हैं? तो 83,673, जबकि चीन के पास 29.8 अरब डॉलर की पूंजी
और 2,97,804 शेयर है। तो भारत जो है AIIB में सेकेंड बड़ा हिस्सेदार है। एशिया पावर इंडेक्स, ठीक है, इसमें कहा गया है कि जापान को पछाड़कर भारत तीसरे पायदान पर पहुंचा। तो सिडनी में स्थित है लोवी इंस्टीट्यूट, ये निकालती है एशिया पावर इंडेक्स, ठीक है। तो उन्होंने ही यह बताया है कि भारत जो है जापान को पछाड़कर तीसरा स्थान हासिल किया है। सिडनी स्थित लोवी इंस्टीट्यूट ने अपने एशिया पावर इंडेक्स में 81.7 स्कोर के साथ अमेरिका को प्रथम स्थान दिया है, फिर 72.7 स्कोर के साथ चीन को द्वितीय स्थान और 39.1 स्कोर के साथ भारत को तृतीय स्थान दिया है। उसके बाद चौथे पर जापान और पांचवें पर ऑस्ट्रेलिया, जबकि छठे पर रूस अवस्थित है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि एशिया पावर इंडेक्स क्या होता है। तो यह वार्षिक एशिया पावर इंडेक्स एशिया में राष्ट्रों की सापेक्ष शक्ति का आकलन है, ठीक है। किस चीज का? तो राष्ट्रों की सापेक्ष शक्ति का आकलन करने के लिए संसाधनों और प्रभाव को मापता है कि किसी देश के पास कितने संसाधन हैं और उनका प्रभाव कितना ज्यादा है। यह एक विश्लेषणात्मक साधन है जो 27 देशों और क्षेत्रों को उनके पास उपलब्ध संसाधनों और उन संसाधनों के इस्तेमाल के आधार पर रैंक जारी करता है। और एशिया पावर इंडेक्स में किन क्षेत्रों को शामिल किया जाता है? तो इसका दायरा पश्चिम में पाकिस्तान है, उत्तर में रूस तक और प्रशांत क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अमेरिका तक फैला हुआ है, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखिएगा 27 देश शामिल है और क्षेत्र कहाँ कहाँ है? तो ये पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर में रूस, प्रशांत क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अमेरिका। तो देखिए एक मामला है सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं ही क्या किया, इसका सुओ मोटो ले लिया था, ठीक है। तो भारत के किसी भी हिस्से को पाकिस्तान कहना क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ, ठीक है। हाल ही के दिनों में 2 वीडियो क्लिप ऑनलाइन व्यापक रूप से साझा की जा रही थी, जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश वी श्री सदानंद इस महीने की शुरुआत में 2 अलग अलग सुनवाइयों के दौरान एक महिला वकील और मुस्लिम समुदाय के बारे में विवादास्पद टिप्पणी करते हुए नजर आए। एक में उन्होंने क्या कहा कि बेंगलोर के मुस्लिम बहुल इलाके गोरीपाल्या को उन्होंने पाकिस्तान कहते हुए संबोधित किया, ठीक है। और दूसरे वीडियो में जो दिखाया गया है उस मामले में एक महिला वकील से यह कहते हुए सुना गया कि वह मुकदमे में दूसरे पक्ष के बारे में इतना जानती हैं कि वह उनके अंतः वस्त्रों का भी रंग बता सकती है, ठीक। तो इन्हीं 2 वीडियो क्लिप पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं ही संज्ञान ले लिया था और उन्होंने बुधवार को इसकी सुनवाई की। तो इस पर उन्होंने कहा कि हम भारत के किसी भी हिस्से को पाकिस्तान नहीं कह सकते क्योंकि यह मूल रूप से देश की क्षेत्रीय अखंडता के विपरीत है, ठीक है। दूसरा जो टिप्पणी उन्होंने किया था उसके बारे में कोर्ट ने कहा कि इस तरह की आकस्मिक टिप्पणी व्यक्तिगत पूर्वाग्रह को इंगित कर सकती है, खासकर जब इसे किसी खास लिंग या समुदाय के लिए निर्देशित माना जाता है। इसीलिए किसी को भी पितृसत्तात्मक या स्त्री द्वेषी टिप्पणी करने से सावधान रहना चाहिए, ठीक। उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्येक हितधारक के लिए यह समझना आवश्यक है कि न्यायिक निर्णय लेने में केवल उन्हीं मूल्यों का मार्गदर्शन होना चाहिए जो भारत के संविधान में निहित है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत का संविधान ही सर्वोच्च है। पीठ ने इस मामले को बंद कर दिया है क्योंकि न्यायाधीश ने अपने बयान की पहले ही माफी मांग ली थी। तो नेक्स्ट जो है हेल्थ सेक्टर से संबंधित है। देखिए आउट ऑफ द पॉकेट खर्च जो होता है उसमें गिरावट दर्ज की गई है, ऐसा स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है। कुल स्वास्थ्य व्यय में जेब से किए जाने वाले खर्च मतलब आउट ऑफ द पॉकेट खर्च जो होता है
वो 2021-22 में घटकर 39.4% रह गई है। ठीक, बुधवार को जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च में वृद्धि से 2014-15 और 2021-22 के बीच कुल स्वास्थ्य व्यय में अपनी जेब से किए जाने वाले खर्च की हिस्सेदारी में लगभग 25% की कमी आई है। भारत के लिए 2020-21 और 2021-22 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमानों के अनुसार प्रति व्यक्ति के संदर्भ में सरकारी स्वास्थ्य व्यय 2014-15 से 2021-22 तक 1,108 रुपये से 3 गुना बढ़कर यह 3,169 रुपये हो गया है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अब जो सरकारी खर्च हो रहा है हेल्थ पर प्रति व्यक्ति 3 गुना बढ़ गया है। इसको आप पीटी में भी कहीं आ सकता है ये, खासकर पीसीएस में, या इसको आप मेंस में यूज कर सकते हैं। इसमें स्पष्ट किया गया है कि स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय में वृद्धि से परिवार द्वारा झेली जा रही वित्तीय कठिनाई में कमी लाने में महत्वपूर्ण भूमिका यह निभाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार जो है 2014-15 से लेकर 2021-22 के बीच में देश के कुल स्वास्थ्य व्यय में जीएचई की हिस्सेदारी 29% से घटकर 48% हो गई है। ठीक है, आंकड़ों में कहा गया है कि इसी अवधि में कुल स्वास्थ्य व्यय में ओओपीई की हिस्सेदारी 62.2%, जो आउट ऑफ द पॉकेट खर्च है, पहले कितना था 62.6% से घटकर 39.4% रह गई है। तो ये जरूर, ये आंकड़ा और जो 3 गुना बढ़ा है वो आंकड़ा जरूर याद रखिए। तो देखिए, एक इकोलॉजी सेक्शन से है न्यूज। उत्तराखंड के चमोली जिले में हिमालयी घास के मैदान को बचाने का अभियान शुरू किया गया है। तो हिमालय के चारागाहों को बचाने के लिए बुधवार को चमोली जिले में पिंडर रिवर, तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि पिंडर रिवर कहाँ है, तो उत्तराखंड में, के किनारे कुलसारी गांव से अभियान की शुरुआत की गई है। इस दौरान ऊंचाई वाले चारागाहों के संरक्षण पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई। और ये बचाने का अभियान क्यों शुरू किया जा रहा है, क्योंकि इन क्षेत्रों में अनियंत्रित पर्यटन बढ़ गया है। ठीक है, तो टूरिस्टों की संख्या बढ़ गई है, साथ ही जलवायु परिवर्तन, जो क्लाइमेट चेंज है, उसका असर दिखाई दे रहा है। इसलिए जो घास के मैदान है वो बुरी तरह से गंभीर खतरे का सामना कर रहे हैं। अब एक चीज यहाँ, दो चीज ध्यान रखना है फॉर द पीटी पॉइंट ऑफ व्यू, कि घास के मैदान को इन क्षेत्रों में क्या कहते हैं, बुगलियाल। ठीक है, तो बुगलियाल कहते हैं घास के मैदान को। और इस क्षेत्र में कौन सी नदी है, तो पिंडर रिवर है। ठीक, प्रधानमंत्री मोदी, ये साइंस टेक से संबंधित है, तो प्रधानमंत्री मोदी आईआईटीएम में मौसम अनुसंधान के लिए उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग प्रणाली का उद्घाटन करेंगे, मतलब सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौसम और जलवायु अनुसंधान को मजबूत करने के लिए पुणे में भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, तो भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है, तो पुणे में। ठीक है, तो इस संस्थान में एक उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग प्रणाली का उद्घाटन करेंगे। तो बेसिकली अभी दो जगह पर यह सुपर कंप्यूटर लग रहा है, एक है पुणे स्थित भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान में, और दूसरा है नोएडा स्थित राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र में। तो देख लीजिए, ये है उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान और ये है राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र। ठीक है, तो ये नोएडा में है और उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान कहाँ है, पुणे में है। तो यहीं पर सुपर कंप्यूटर को रिप्लेस किया जा रहा है। तो इन सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, तो एक का नाम है अरुणिका और दूसरे का नाम है अर्का। ठीक है, तो जो अरुणिका है वो लगेगा नोएडा वाले इंस्टीट्यूट में, और जो अर्का है वो कहाँ लग रहा है, पुणे वाले इंस्टीट्यूट में। ठीक,
और पहले यहाँ पर कौन सा सुपर कंप्यूटर कार्य कर रहा था, तो नोएडा वाले में प्रत्यूष कार्य कर रहा था और पुणे वाले में मिहिर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, दोनों की संयुक्त शक्ति क्षमता क्या बताई गई है, 21.3 पेंटाफ्लॉप्स। तो सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड मापी जाती है वो पेंटाफ्लॉप्स में मापी जाती है। ठीक है, इसके साथ ही इनको कूल करने के लिए, ठंडा करने के लिए एविडेन की पेटेंट प्राप्त डायरेक्ट लिक्विड कूलिंग प्रौद्योगिकी लगाई जाएगी। ठीक है, उसी पर इनकी निर्भरता है। ठीक है, जो नोएडा में स्थित इंस्टीट्यूट है, वहाँ जो सुपर कंप्यूटर लगाया जा रहा है उसकी क्षमता कितनी होगी, तो 7.49 पेंटाफ्लॉप कंप्यूटिंग क्षमता होगी। ठीक है, जो भारत में उन्नत संख्यात्मक मौसम अनुसंधान में सहायता करेगी। जो न्यूज है वो लाहौल और स्पीति में यनूम चोटी से ट्रैकर को बचाया गया। तो ट्रैकिंग आप लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते तो सर्च कीजिए। देखिए, लाहौल और स्पीति जिला पुलिस ने बुधवार को लाहौल एवं स्पीति बारालाचाला के निकट 20,300 फुट की ऊंचाई पर स्थित यूनम पीक, ठीक है, यूनम चोटी के पास से एक लापता ट्रैकर को इसको डालने का मेन मकसद ये है कि देखिए, जो लाहौल और स्पीति घाटी है कहाँ है, तो वो है हिमाचल प्रदेश में। दूसरा क्या है, बारालाचाला क्या है, तो ये पास है, ये भी कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में। अन्य जो हिमाचल प्रदेश में पासेज हैं, जैसे रोहतांग दर्रा है, ठीक है, और सिपकिला है। ठीक, सिपकिला और रोहतांग। ठीक है, सिपकिला दर्रे से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है और इसी के निकट कौन सा पीक, यूनम पीक। तो ये ध्यान रखना है कि यूनम पीक कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है और बारालाचाला पास। ठीक, तो एक जो न्यूज है, भारत का कोयला आयात बढ़कर 90.51 मिलियन टन हो गया है। तो देखिए, अभी भी हम बिजली उत्पादन के लिए कोयले के आयात पर निर्भर हैं। ठीक, और ये कितना बढ़ा है, तो 10.1% इसमें वृद्धि दर्ज की गई है। देखने वाली बात क्या है कि दुनिया में 5वें सबसे बड़े कोयले भंडार है भारत में। ठीक है, दूसरा है कि बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के कारण कोयले का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता भी कौन है, भारत है। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है, और कोयले का आयात बढ़ गया है, बस ये ध्यान देना है। ये आपको आंकड़ा कि 90.51 हो गया है, ये जरूरी नहीं है। फिर एक पॉलिटी से रिलेटेड है कि सुप्रीम कोर्ट ने मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म समाज के खिलाफ बाल अधिकार संस्था की याचिका को खारिज कर दिया है। तो मामला कहाँ का है, ये झारखंड का है। यहाँ पर मिशनरी ऑफ चैरिटी द्वारा संचालित आश्रय गृहों में बाल तस्करी के आरोप की अदालत की निगरानी में जांच करने की मांग की गई थी। ठीक, तो उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें झारखंड में मदर टेरेसा द्वारा स्थापित कैथोलिक मंडली मिशनरी ऑफ चैरिटी द्वारा संचालित आश्रय गृह में बाल तस्करी के आरोप की अदालत की निगरानी में जांच की मांग की गई थी। और क्यों खारिज कर दिया, तो अदालत ने याचिकाकर्ता से कहा कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अनुसार राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को इस मामले की जांच करने का अधिकार है। तो सबसे पहले आपको वहां जाना चाहिए। ठीक, 2020 में दायर याचिका में राज्यों में बाल गृहों के प्रबंधन के बारे में चिंताओं का हवाला देते हुए संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत तस्करी प्रतिबंधों को लागू करने की मांग की गई थी। ठीक है, तो यहाँ महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए कि अनुच्छेद 23 क्या है। तो ये है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। ठीक, तो ये ध्यान रखना है कि जो ये मामला है ये किसके क्षेत्राधिकार में आता है, तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग।
एक और छोटा सा न्यूज है, सोपरा का सेव। देखिए, ये विदेशों तक पहुंचना चाहिए, ऐसा राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में वादा किया है। तो बेसिकली हमको बस ये जानना है कि सोपरा का सेव कहाँ, किस क्षेत्र से संबंधित है, तो वो जम्मू कश्मीर क्षेत्र में इसका उत्पादन होता है और ज़्यादातर जो है उत्तरी कश्मीर के बारामूला डिस्ट्रिक्ट में यह उत्पादित होता है। बस, ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, नोटिफिकेशन पाइए। धन्यवाद।